दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर वाकई में ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है तो क्या उसके रेडिएशंस का इंपैक्ट भारत के ऊपर हो सकता है। मैं आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगा कि जब जापान के ऊपर अटैक हुआ था तो जापान के ऊपर किस तरीके से वो रेडिएशंस फैली थी और वाकई में जो जापान का ज्योग्राफिकल एरिया है उसके अनुसार क्या ईरान पर बॉम्ब गिराना इतना आसान है। आप जापान की जब लोकेशन देखेंगे चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। अगर रेडिएशन थोड़ा फैल भी जाएंगी, रेडियस अगर इंक्रीज भी हो जाएगी तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया तो यह मान के चलिएगा कि उसकी जद के अंदर आसपास के पड़ोसी देश 100% आएंगे। लेकिन क्या वाकई में वो जो रेडिएशन हैं वो भारत तक पहुंच पाएंगी? क्या वाकई में भारत के पश्चिमी जो राज्य हैं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, यहां तक रेडिएशन पहुंचेगी? क्या वहां पर भी कुपोषण या उनके डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं? हम लोग संभावनाओं को आज जानने की कोशिश करेंगे। क्या कैसे जो है किस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक होता है। ईरान के ऊपर अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक होगा तो इसकी रेडिएशन जो है वो चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देंगी। सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो ईरान का होगा ही होगा, लेकिन क्या वाकई में उसकी जद के अंदर उसके पड़ोसी देश आएंगे? तो हम लोग पहले जापान के स्टडी को क्लियर करेंगे कि वहां पर जो बॉम्ब गिराए गए थे उनकी रेडिएशंस क्या थी, क्या इंटेंसिटी थी, कितने लोग मारे गए थे, कितने प्रतिशत जो है परसेंटेज वो किस किस का था, कि ब्लास्ट से कितने मरे, जलने से कितने मरे, रेडिएशन से कितने मरे, सारा डेटा मैं आप लोग को बताऊंगा। बड़ा अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों आप लोग को पता है ईरान से अगर इंडिया की अगर स्ट्रेट हम लोग डिस्टेंस देखें, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखें तो लगभग 2830 किलोमीटर है। ठीक है, 2830 किलोमीटर है। और फ्लाइट से बाय एयर हम लोग देखें तो 2796 किलोमीटर है। फ्लाइट का जो टाइम है वो 3 से 4 घंटे है। और मिड पॉइंट जो है वो है बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर। इसके अंदर जो मिड पॉइंट आता है वो कौन सा आता है? बलूचिस्तान आता है। ठीक है, तो क्या यहां तक रेडिएशन पहुंच पाएगी? दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। एक चुनौती ही है जो आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव कर सकती है। अगर चुनौती यह है कि आप किसी एडिक्शन से जूझ रहे हैं, या मोबाइल फोन का एडिक्शन हो, या फिर आपको लगता है कि मेरे अंदर विल पावर की कमी है और मैं किसी एग्जाम को, किसी बिजनेस को क्रैक करना चाहता हूं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज या 100 डेज का हार्ड चैलेंज, 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए। मैंने वो टेक्निक्स इसके अंदर बताई हैं जिनको अपनाकर आप एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। एडिक्शन नहीं भी है तो भी आप अगले 75 डेज का हार्ड चैलेंज लेकर किसी एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर कोई एजुकेटर लगातार लाइव सेशंस के अंदर आपसे 175 डेज तक लगातार मैंने लाइव क्लास ली, एक दिन भी मिस नहीं हुआ, तो क्या जबरदस्त मेहनत हुई होगी। उस मेहनत का फायदा आप लोग लीजिए। ठीक है, तो चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो हम लोग चलते हैं जापान के ऊपर। जापान जो है वो 4 आइलैंड्स के अंदर बटा हुआ है। उनमें से 2 आइलैंड्स के ऊपर स्थित है हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी जिनके ऊपर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को बॉम्ब गिराए गए थे। तो जापान के ऊपर जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए उसके बाद में उसकी रेडिएशन जो है वो चारों तरफ फैलना शुरू हुई। वो कितना पहुंची आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ समंदर है। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। अगर ये रेडिएशंस किसी समुद्र में फैलती है तो यहां पर कोई भी जनहानि नहीं होगी। लेकिन ईरान के अंदर आप देखिए कि चारों तरफ लैंड बाउंड्री है और वहां तक तो फिर इंपैक्ट होना ही होना है। ठीक है, जापान के अंदर जब अटैक हुआ कुछ इस तरीके से त्रासदी थी। वहां के बच्चे, वहां के जो लोग थे वो काफी परेशान थे। आगे आने वाली पीढ़ियां 5-10 साल तक उसका असर देखने को मिल रहा था। लोग परेशान थे क्योंकि वो जो रेडिएशंस हैं वो डीएनए स्ट्रक्चर तक चेंज कर सकती है और आगे आने वाली संतान है उसके ऊपर वो माल न्यूट्रिशन वगैरह हर चीज का जो इंपैक्ट देखने को मिलता है। मैंने इस लेक्चर के लिए एक एडिटोरियल का सहारा लिया कि आखिरकार किस तरीके से रेडिएशन फैली। तो डेट आप लोग देख सकते हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त को जो बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा पर उसका नाम था लिटिल बॉय और 9 अगस्त को फैट मैन। ये 2 एटॉमिक बॉम्ब जो है वो जापान के ऊपर गिराए गए थे। हम लोग बड़ा विस्तार से समझेंगे। आप लोग यहां पर ये बड़ा सा कुछ देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग परमाणु बम। और इस परमाणु बम के अंदर परमाणु क्या होते हैं, मतलब जो यूरेनियम मटेरियल होता है वो इसके अंदर होता है, इसकी वॉर हेड के अंदर होता है। तो हम लोग जब किसी भी यूरेनियम मटेरियल का यूज करते हैं तो वो इसी एटॉमिक बॉम्ब के अंदर यूज किया जाता है।
अब जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब गिराए तो उनको बॉम्बर जैसे कोई भी प्लेन था उसके नीचे अटैच किया और उसको वहां पर डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि इस बॉम्ब को कैसे किस तरीके से लॉन्च करते हैं। देखिए, पहली बात तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 6 अगस्त की घटना के ऊपर। तो 6 अगस्त को जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय उसका नाम था। ये जो बॉम्ब था इसका जो कुल वेट था वो 4400 ग्राम था, 4400 केजी था। और इसके अंदर जो यूरेनियम 235 जो मटेरियल था वो 64 केजी था। जैसे ही इस बॉम्ब को ड्रॉप किया गया तो इसका एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोजन लगभग 3.5 किलोमीटर तक फैल गया और इसकी जो रेडिएशन थी वो लगभग 13.5 किलोमीटर तक फैल गई। तो जहां तक इसने त्रासदी फैलाई, नुकसान किया, वो लगभग 3.5 किलोमीटर का एरिया था और रेडिएशन जो फैली लगभग आप 13.5 किलोमीटर या 14 किलोमीटर तक आप मान सकते हैं। जिस समय यह बॉम्ब गिरा उस समय 70,000 लोग केवल जलने से मर गए थे और 1 लाख लोगों की मौत हुई थी अगले 5 सालों के अंदर। अगले 5 सालों में 1 लाख लोगों की मौत हिरोशिमा के अंदर हुई थी। केवल मैं आपको हिरोशिमा का आंकड़ा बता रहा हूं। जलने से जो मौतें हुई थी उसके अंदर 60% लोग जो थे वो जलने से मरे थे। 30% जो लोग थे वो डैमेज, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको हुई थी। और 10% जो लोग थे वो कैसे मरे थे? रेडिएशन से मरे थे। और आज इसी की हम लोग जिक्र करने वाले हैं, रेडिएशन की। तो ये जो बॉम्ब था ये 4400 केजी का था। इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो था यूरेनियम। अब यूरेनियम 235 का यूज किया गया था। ये चेन रिएक्शन करता है। ये तो आपको पता होगा कि एक न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ये 2 मेथड होते हैं। जैसे ही न्यूट्रॉन्स की बौछार होती है तो यूरेनियम जो है वो टूटने लगता है और जब ये टूटता है आपस के अंदर तो इससे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास में एक बहुत बड़ा एनर्जी पार्टिकल है। तो जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये 2 पार्टिकल के अंदर टूट जाएगा, लेकिन टूटने के साथ में ही ये क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। फिर ये जो है वो वापस से 2 में टूट जाएगा। जितनी बार ये टूटेगा उतनी बार ये एनर्जी रिलीज करेगा, उतनी बार ये रेडिएशंस निकलेंगी और ये चेन रिएक्शन होती है। ये टूटते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं और ये टूटते चले जाते हैं, कभी रुकता ही नहीं है ये सिलसिला। तो हिरोशिमा के अंदर जो बॉम्ब गिराया गया लिटिल बॉय, उसके अंदर यूरेनियम 235 का यूज हुआ। 4400 केजी का था। 64 केजी इसके अंदर क्या हुआ था? इस्तेमाल हुआ था यूरेनियम का। अब ये 64 केजी हुआ था। ये केवल 3 सेकंड के अंदर पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया था। 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में लगभग आप मान के चलिए कि 25 केजी यूरेनियम जो है वो एक्सप्लोड हो रहा था और इससे उसी समय 70,000 लोग मारे गए थे और अगले 5 साल के अंदर 1 लाख लोग मारे गए। यह है हिरोशिमा की बात। अब चलते हैं हम लोग नागासाकी। नागासाकी जो है उस पर 9 अगस्त 1945 को बॉम्ब गिराया गया जिसका नाम था फैट मैन। ये जो फैट मैन बॉम्ब था इसका भी वजन लगभग 4000 केजी था, लेकिन इस बार गनीमत यह थी कि इसके अंदर जो प्लूटोनियम डाला गया था वो प्लूटोनियम लगभग 23 केजी का ही था। जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो प्लूटोनियम था और वो बहुत कम उसके अंदर वेट था, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर था, लेकिन फिर भी इसका जो ब्लास्ट था वो जबरदस्त था। इसमें भी लगभग 70,000 लोग मारे गए थे। इसमें भी 70,000 लोग मारे गए थे और अगले 5 साल के अंदर इसमें इतने ही लोग और मर गए थे, 70,000 लोग। ठीक है, 60% लोग इसमें भी जलकर मर गए थे। इसकी जो एनर्जी होती है उससे। इसमें भी 30% जो लोग थे वो डैमेज हुए थे और 10% जो थे वो किससे? वो रेडिएशन से मर गए थे। तो लगभग आप मोटा मोटी मान सकते हैं कि 5 लाख लोग जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पर मारे गए थे। और उसके बाद में अमेरिका ने कोरिया के ऊपर अधिकार कर लिया था, क्योंकि जापान का अधिकार था। जापान को वहां से रिमूव किया और दक्षिण साउथ कोरिया जो है उसके ऊपर किसने अधिकार किया? अमेरिका ने। और नॉर्थ कोरिया पर अधिकार किया किसने? रशिया ने। ठीक है, ये सब कुछ हुआ, रेडिएशन फैली, लोगों का नुकसान हुआ। अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया जाए तो क्या उसकी रेडिएशंस इंडिया तक आएंगी? इसको हम लोग फैक्ट से जो है वो समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए
कि भारत के अंदर, देखिए भारत के अंदर जो हवाएं चलती हैं, वो भारत के अंदर हवाएं चलती हैं वेस्ट टू ईस्ट। जैसे सर्दियों के अंदर, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, राजस्थान के अंदर एक हवा चलती है सर्दियों के अंदर, उससे बारिश भी होती है, उसको कहते हैं मावठ। और मावठ जो हवा चलती है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, और मेडिटेरियन सी से वो आती है। कहां से आती है? मेडिटेरियन सी से वो हवा आती है, और वो हवा जो है वो इस तरफ चलती है। अब खतरा हमको वो नहीं है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब यहां पे गिराया जाएगा और उससे डैमेज हम तक पहुंचेगा, नहीं, वो डैमेज तो नहीं पहुंचेगा हम तक, कोई ब्लास्ट के कुछ भी हम तक असर नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा है वो किसका है? रेडिएशन का है। वो रेडिएशन जो है वो हवा के माध्यम से यहां तक पहुंच सकती है, और भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, पंजाब हुआ, हिमाचल हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, यहां तक वो रेडिएशन पहुंच सकती है। लेकिन भारत को इससे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि वो रेडिएशन का जो असर है वो लगभग अफगानिस्तान या पाकिस्तान तक आते आते खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए भारत को रेडिएशन का खतरा नहीं है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब अगर गिराया जाता है, और मुझे ये लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब होगा ही होगा, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की नींव लग चुकी है। जो शुरू होना है वो शुरू हो चुका है। ईरान के जो पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की, इराक, ये जो देश हैं, इनके ऊपर इंपैक्ट होगा। और वो इंपैक्ट किसका होगा? रेडिएशन का। और ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना आज अमेरिका के लिए बेहद आसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि ईरान के पास में शर्तें रखी गई, और वो शर्तें जो है ईरान मानने को तैयार नहीं है। तो आप देखेंगे कि ईरान के जो पड़ोसी देश हैं, उनके ऊपर रेडिएशन का इंपैक्ट होगा। अब वो क्या इंपैक्ट होगा? यहां के जो रहने वाले लोग हैं, उनके डीएनए जो स्ट्रक्चर्स है उसमें चेंज होने लगेंगे, है ना, उसमें चेंज होने लगेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जैसे रेडिएशन फैलेंगे तो केवल इंसान नहीं, वो पेड़ पौधे वगैरह सब में फैलेंगी, वो जानवरों में फैलेगी, और जानवरों से फिर हम में आएंगी। तो रेडिएशन जो है वो हमारे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को भी क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर है, कोशिका की संरचना है, उसमें बदलाव कर सकते हैं, और आगे आने वाले पीढ़ियों के अंदर वो बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे जापान के अंदर हुआ था, सेम ईरान के अंदर वो हो सकता है। लेकिन भारत के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। भारत इस जद से बाहर है, चाहे वो रेडिएशन का इंपैक्ट हो, चाहे बर्निंग का हो, या कोलेटरल डैमेज का हो, भारत को इससे कोई खतरा नहीं है। तो ईरान के ऊपर अटैक होता है, हां, बस यही है, इंटेंसिटी देखी जाएगी कि कितना बड़ा वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर मान लीजिए कि जापान से 3 गुना अगर बड़ा हो गया या 10 गुना बड़ा कर दिया, तो फिर क्या होगा? रेडिएशन जो है वो इंडिया तक पहुंच सकती है। तो यह है कि ईरान के ऊपर अगर अटैक होता है तो कहीं ना कहीं वो इंटेंसिटी, वो न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आखिरकार वो कितना भयानक हो सकता है। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर की नींव जो है अब लग चुकी है, क्योंकि हो सकता है कि ईरान के साथ में समझौता हो, लेकिन ईरान के बाद में क्यूबा का नंबर आ जाएगा, है ना, क्यूबा का नंबर आ जाएगा, चलता रहेगा सिलसिला। दोस्तों, डीप वर्क का एक कोर्स हमारा बहुत जबरदस्त है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 30 टेक्निक मैंने बताई हैं, उन टेक्निक्स की मदद से आप अपने फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, और वो आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेंगे। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर क्या है। अच्छी विल पावर है, जबरदस्त विल पावर है, तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।